तो कल हम लोगों ने भारतीय संविधान का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था और भाग 1 में इस बात पर चर्चा हुई थी कि हमारा जो संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो किन किन अनुच्छेदों में बताया गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में आपने भारतीय संघ को समझा था कि भारतीय संघ कैसे अमेरिकन संघ से अलग है, कनाडा के संघ के समान है, और उसमें इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि कैसे किसी राज्य का गठन, नाम, सीमा परिवर्तन, नए राज्य की स्थापना या नए राज्य को संघ में प्रवेश देना, ये काम कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो अगर आप ध्यान देंगे जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है तो उसमें ये मुद्दा निकल करके आता है कि भारत में 2 इकाइयाँ हैं, एक हमारा संघ है और दूसरा हमारा राज्य है। इसके अलावा एक और इकाई है जिसको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। तो आज के हम अपने इस क्लास में इस बात पर चर्चा करेंगे या इस बात पर हमारा डिस्कशन होगा कि ये जो हमारे राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, इनका पुनर्गठन कैसे हुआ है। आज़ादी के बाद क्या ये इसी स्वरूप में थे या फिर इनका स्वरूप कुछ और था, वर्तमान स्वरूप कुछ और अलग है। इसके साथ साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि देशी रियासतों का एकीकरण का मुद्दा क्या था, कैसे देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 टॉपिक आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। एक तो आपको इसमें पढ़ना है कि देशी रियासतों का एकीकरण। पहले हम जानेंगे कि देशी रियासतें होती क्या हैं, उनके एकीकरण का क्या मुद्दा था और किस तरह से वो एकीकरण पूर्ण हुआ। इसके अलावा इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जो हमारे आज के राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं, इनके गठन की यात्रा क्या रही है, किस तरह से ये गठित हुए हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग का क्या औचित्य है, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं भी यहाँ पर हैं। राज्य के बारे में कल आप स्थिति आपकी क्लियर है कि भारतीय राज्य विनाशी हैं, भारत के राज्यों को अमेरिकन राज्यों जैसे अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा राज्य स्वतंत्र नहीं है देश से अलग होने के लिए या अपने नाम परिवर्तन के लिए या अपने क्षेत्र परिवर्तन के लिए या स्वयं अपने विभाजन के लिए, ये सारा काम संसद को सौंपा गया है। तो भारतीय जो संघ है इस पर पहले चर्चा हुई है कि ये अपने एक अलग प्रकार का संघ है, ना तो ये अमेरिका की तरह फेडरेशन है और ना ही ये ब्रिटेन की तरह एकात्मक है, बल्कि अपने देश काल परिस्थितियों के अनुसार एक विशेष जो है संघात्मकता और एकात्मकता के लक्षणों से युक्त एक हमारा जो है संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई थी कि हम एक ऐसे संघ बनेंगे जहां पर जरूरत होने पर एकात्मक लक्षण भी उत्पन्न हो जाएं। तो राज्य तो हैं, ये आप परिचित हैं, संघ शासित प्रदेश भी हैं। तो सबसे पहले हम एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कि देशी रियासतों के एकीकरण का मुद्दा क्या था और देशी रियासतें क्या थी। तो इस बात पर चर्चा करने से पहले हमको थोड़ा पीछे चलना होगा। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद से लगातार विस्तारवादी नीति का पालन किया, चाहे वो वेलेजली की सहायक संधि रही हो और वो चाहे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति रही हो। इन सभी नीतियों का एक ही उद्देश्य था कि भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करना या ब्रिटेन के साम्राज्य का प्रसार करना। इसके अलावा उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी कई सारे युद्ध लड़े और भारत के एक नवीन मानचित्र का जो है निर्माण किया। या उन्होंने नेपाल से लड़ाइयाँ लड़ी तो काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों को भारत मतलब ब्रिटिश भारत का अंग बनाया। इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दे हैं विदेशी राज्यों में, जैसे सिंध का विलय है। इसके अलावा भूटान के साथ ज़्यादा टकराव तो नहीं हुए लेकिन नेपाल के साथ टकराव हुए। इसके अलावा म्यांमार के साथ टकराव हुए, म्यांमार का विलय भी कर लिया गया था। तो कहने का मतलब यही है कि अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल के इतिहास में भारतीय सीमाओं का अपने हिसाब से गठन किया या अपने हिसाब से राज्यों का गठन हम कह सकते हैं किया। जैसे आप पढ़े हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में 11 प्रांतों का गठन किया गया था। तो अंग्रेजों ने जब हमारे यहाँ प्रांतों का गठन किया तो उन्होंने प्रांत की विविधता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा आदि का ध्यान नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी सुविधानुसार या अपने प्रशासन के अनुसार उन्होंने राज्यों का गठन किया। ऐसा करने से हमारे राज्यों में कुछ समस्याएं भी पैदा हुई, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, विविधता के आधार पर। उस मुद्दे को लेकर के फिर हम सब चर्चा करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग का औचित्य क्या था। तो ब्रिटिश भारत के तहत या ब्रिटिश जो भारत था उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें सांस्कृतिक एकता, भाषा आदि को ध्यान में न रखते हुए ब्रिटेन ने अपनी सुविधानुसार राज्यों का गठन किया। और इस विस्तार प्रक्रिया में जब ब्रिटेन ने अपना विस्तार किया तो ब्रिटेन का जो भारत में साम्राज्य था वो 2 प्रकार का था उस समय। यानी आज़ादी जब हमको मिली, आज़ादी मिलने के समय
ब्रिटेन का जो साम्राज्य था या ब्रिटेन का जो भारतीय साम्राज्य था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग वे प्रांत जो सीधे ब्रिटिश सत्ता द्वारा शासित होते थे, यानी कि वे प्रांत जो सीधे ब्रिटेन की सत्ता द्वारा शासित होते थे। जैसे आप पढ़ेंगे कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का गठन किया गया था, तो इन पर ब्रिटेन की सत्ता सीधी थी। और दूसरा भारत का वो क्षेत्र था जिसको हम सब कहते थे देसी रियासतें। अब देसी रियासतों की क्या स्थिति थी, इस पर इतिहास में जब हम कभी पढ़ेंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां थी, लेकिन आज़ादी के समय देसी रियासतों की स्थिति क्या थी? देसी रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता देसी रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता आरोपित होती थी, यानी जो देसी रियासतें थी उस पर ब्रिटिश संप्रभुता लागू होती थी। यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी ब्रिटिश संप्रभुता देसी रियासतों पर लागू होती थी, किंतु एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रिटेन ने इन देसी रियासतों को स्वायत्तता दी थी। यह आपको ध्यान में रखना है, यानी देसी रियासतों की स्थिति को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी है कि जब भारत आजाद हुआ था या आजादी के समय का जो भारत था, उस समय ब्रिटेन का जो भारत का क्षेत्र था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग वो था कि वे प्रांत जो सीधे ब्रिटिश सत्ता द्वारा शासित होते थे, और दूसरा भाग वो था जो देसी रियासतें थी जिन पर ब्रिटिश संप्रभुता आरोपित होती थी, परंतु ब्रिटेन ने उनको स्वायत्तता दे रखी थी। तो ये दोनों स्थितियां आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश जो भारत क्षेत्र था या ब्रिटिश का जो भारत का क्षेत्र था वो दो भागों में बटा हुआ है। इन दोनों भागों को आप ध्यान रखिए, यानी वे क्षेत्र या वे प्रांत जो ब्रिटिश सत्ता द्वारा सीधे शासित होते थे, और दूसरी तरफ आती थी देसी रियासतें। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता जरूर लागू होती थी, लेकिन उनको स्वायत्तता दी गई थी, और देसी रियासतों को अंतिम चरण में बराबरी का एक प्रकार से दर्जा दे दिया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको पीछे ले चलेंगे थोड़ा सा। आपको मैंने एक पढ़ाई थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, तो जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना आप जानते हैं कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। और माउंटबेटन योजना में यह बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे, और देसी रियासतों को अपनी सुविधानुसार भारत या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होने का पूरी तरीके से अधिकार है। और एक स्थिति उसमें और भी बताई गई थी कि यदि देसी रियासतें चाहें तो वो अपनी शर्तें रख सकती हैं या फिर अपनी संविधान सभा का भी गठन कर सकती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि देसी रियासतों की स्थिति क्या होगी। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों को यदि देखा जाए तो सब मिलाकर के 600 से अधिक देसी रियासतें थी। पाकिस्तानी और भारत क्षेत्र को शामिल करते हुए 600 से अधिक देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतों के सामने ये था कि वो अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भारत और पाकिस्तान किसी एक में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन ने या ब्रिटेन ने देसी रियासतों पर अपनी संप्रभुता को समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने देसी रियासतों को यह निर्देशित किया कि वो अपनी सुविधानुसार भारत पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर चाहें तो वो अपने लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए अपने लिए एक अलग संविधान सभा का गठन कर सकती हैं। तो यहीं पर देसी रियासतों के एकीकरण का मुद्दा पहली बार चर्चा में आया। तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के एकीकरण में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। वो तत्कालीन गृह मंत्री थे, और उन्होंने माउंटबेटन योजना के बाद से ही विभिन्न देसी रियासतों के साथ संपर्क करके, वार्ता करके, शक्ति द्वारा भी, जैसे उसको राजनीति में या इतिहास की भाषा में गाजर और लाठी का सिद्धांत कहा जाता है,
गाजर और लाठी के सिद्धांत से तात्पर्य ये था, तो एक चीज़ तो पहले आप ये समझिए कि देसी रियासतों का एकीकरण, तो ये एक तथ्यात्मक चीज़ आप जानते हैं कि देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तत्कालीन गृह मंत्री थे और देसी रियासतों को एक करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके साथ मेनन साहब, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक ब्यूरोक्रेट थे और देसी रियासतों के एकीकरण में उनकी भी अपनी भूमिका थी। लॉर्ड माउंटबेटन एक अन्य सदस्य थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के एकीकरण का एक बड़ा काम पूरा किया, इसीलिए इनको हम सब भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, या इनकी तुलना बिस्मार्क के साथ की जाती है। तो जो देसी रियासतें थी उनके संदर्भ में कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गाजर एवं लाठी के सिद्धांत का प्रयोग किया। गाजर और लाठी यहाँ पे प्रतीकात्मक शब्द हैं। इसका अर्थ है कि वार्ता द्वारा आसानी से मान जाना, या फिर शक्ति द्वारा मान जाना, या शक्ति द्वारा देसी रियासतों को मनवाना। ये सिद्धांत का प्रयोग किया गया, मतलब हर तरीके से कोशिश की गई कि भारत को एक रखा जाए। यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे कि जो देसी रियासतों की जनता थी वो जितना अंग्रेज़ों से परेशान थी उतना ज़्यादा ही वो देसी राजाओं से भी परेशान थी, और वहाँ पर उन सभी देसी रियासतों में कांग्रेस की अच्छी पैठ हुआ करती थी और जनता का समर्थन पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ था। इस बात का फायदा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। तो जनता देसी रियासतों के राजाओं से भी पूरी तरीके से ऊब चुकी थी, या उनके शासन से पूरी तरीके से परेशान थी। अपवाद अगर छोड़ दिए जाएं तो ज़्यादातर देसी राजा दंभी टाइप के, बिलासी, बहुत साह खर्ची, जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाने वाले और आनुवांशिक तौर पे पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करते आते थे। और ब्रिटेन का साम्राज्य और देसी रियासतों के हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को महत्व दिया। तो आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया कि अगर आप शांति से मान जाते हैं तो गाजर ले लीजिए, यानी कि संबंध बना लीजिए, या फिर शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और उस समय देसी रियासतों के साथ एक विलय पत्र बनाया गया और उसी पर हस्ताक्षर करवाए गए, जहाँ पर ज़्यादातर यही बात थी कि आप महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे रक्षा है, विदेश मामले हैं, संचार हैं, इनको सौंप करके आप भारत में शामिल हो जाइए, आपकी स्वायत्तता बनाई रखी जाएगी। जैसे आप पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले कि प्रिवी पर्स क्या है। तो प्रिवी पर्स क्या है कि देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के बदले एक सालाना रकम दी जाती थी, एक सालाना आय दी जाती थी या आमदनी दी जाती थी, उसको प्रिवी पर्स कहते थे। और ये प्रिवी पर्स बिना मतदान के भारत की संचित निधि पे भारित थी, मतलब जैसे राष्ट्रपति आदि का वेतन होता है, ये उस तरह से संचित निधि पर भारित थी। तो प्रिवी पर्स का मतलब था कि देसी रियासतों के जो प्रमुख होते थे, भारतीय संघ में शामिल होने के पहले उन्होंने कई सारे शर्तें आरोपित की थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे, ए, बी, सी और डी। तो ए में तो वे प्रांत आते थे जो ब्रिटिश शासन के तहत शासित होते थे, बी में वे क्षेत्र आते थे जो देसी रियासतों के थे, सी और डी में अंडमान निकोबार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शामिल होता था या शासित होता था, और सी में आयुक्तों के द्वारा शासित क्षेत्र आते थे। 4 श्रेणियां बनी थी। बाद में 7वें संशोधन 1956 द्वारा इन चारों श्रेणियों को समाप्त करके सिर्फ 2 श्रेणियां बनाई गई, एक वे जो राज्य और एक वे जो संघ शासित प्रदेश। तो देसी रियासतों के राजाओं के संदर्भ में आप ध्यान रखना, गाजर और लाठी का सिद्धांत कहा जाता है या इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को आपको ध्यान में रखना है। और देसी रियासतों के बहुत सारे राजाओं ने अपनी शर्तें रखी। कुछ ने शर्तें रखी कि हमें एक बहुत अच्छी रकम मिलनी चाहिए, उसी रकम को प्रिवी पर्स कहा गया। कुछ ने कहा कि हम, जैसे उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, या वो अपनी शाही बैंड रखते थे, अपने छत्र धारण करते थे, उपाधियां रखते थे। बाद में धीरे धीरे करके, खास करके इंदिरा गांधी के काल में, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और अन्य तमाम अधिकार धीरे धीरे राजाओं से छीन लिए गए। तो देसी रियासतों के एकीकरण का एक मुद्दा था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया। अन्य ब्यूरोक्रेट्स में मेनन साहब उनके सहयोगी थे। और भारत में जितनी भी देसी रियासतें थीं उनमें से 3 को छोड़ करके सभी ने लगभग सहमति के साथ भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। उनको ये बात बताई गई कि आपका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होगा, फिर जनता आपको पसंद नहीं करती है, यदि आप हमारे साथ विलय कर लेते हैं तो आपके हित भी बने रहेंगे और हमारे देश की एकता अखंडता भी बनी रहेगी।
तो जो तीन देशी रियासतें थी जिन्होंने भारत में उस समय या भारत के विलय पत्र पर या भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनको आप शायद जानते भी होंगे। उनमें से एक थी हैदराबाद, एक रियासत थी जूनागढ़ और एक थी जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में है। तो ये तीन ऐसी देशी रियासतें थी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। बाकी सभी देशी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तत्परता, सूझबूझ और अन्य कार्यों से भारत में सम्मिलित हो गई या भारतीय संघ के साथ उन्होंने अपना विलय कर लिया। लेकिन ये जो तीन देशी रियासतें हैं, इन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने में देर की या आनाकानी की, सबके अपने अपने कारण थे। कुछ चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। जम्मू कश्मीर पे महाराजा हरि सिंह का शासन था, लेकिन यहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। तो यहाँ पे मुद्दा मुख्य रूप से आनुवंशिक राजशाही को लेकर के था। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला जैसे युवा नेता उभर रहे थे और वो ये चाहते थे कि राजशाही का समापन कर दिया जाए। तो महाराजा हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में या दोनों में से किसी में शामिल नहीं होंगे। वो अपने देश को या अपने जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश की स्थिति में रखेंगे और वो विलय के मामले पर उन्होंने ना तो पाकिस्तान का साथ दिया और ना ही भारत का साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्यों में या दोनों नए देशों में शामिल ना होकर के अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखेंगे। लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक कायम नहीं रही। अक्टूबर महीने में पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई भेष में अपने तमाम सैनिकों को भेज करके जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करा दिया और वो आक्रमण इतना प्रबल था कि महाराजा हरि सिंह अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारतीय शासन से या भारतीय जो है सरकार से मदद मांगी, किंतु भारत सरकार ने मदद देने से इस मामले पर मना कर दिया कि आप हमारे संघ का हिस्सा नहीं हैं। जब तक आप हमारे संघ का हिस्सा नहीं हैं तब तक हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। इसी बीच बताते हैं कि कबीलाई सेना धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी और महाराजा हरि सिंह भाग करके जम्मू आ गए। अंत में जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कबीलाई आक्रमण के बाद जो स्थितियां बनी, तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद जम्मू का इतिहास शुरू हुआ। काफ़ी दिक्कतें आई। बाद में शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रभावी नेता रहे। कबीलाई आक्रमण के खिलाफ उन्होंने श्रीनगर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पे उभर रहे थे। बाद में वहाँ राजशाही का समापन कर दिया गया और एक अलग तरीके का शासन लाया गया और उन्होंने अपने लिए स्वायत्तता की भी मांग की। उस पर मैं किसी और वीडियो पर चर्चा कर लूँगा, जिस मामले से 370 निकल के आया है। तो किसी दिन जम्मू कश्मीर का एक अलग ही क्लास रहेगा, उसमें जम्मू कश्मीर कैसे बना, उसमें क्या स्थितियां थी और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है। आपने देखा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक संघ शासित प्रदेश होगा जम्मू एंड कश्मीर जो विधानसभा युक्त होगा और एक होगा लद्दाख जो विधानसभा रहित होगा। तो ये एक अलग ही क्लास में हम सब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर का विलय विशेष परिस्थितियों में कबीलाई आक्रमण के बाद हुआ था। तो पाकिस्तान की यहाँ पर आपत्ति है, खास करके महाराजा हरि सिंह के शासन को लेकर के, विलय पत्र को लेकर के। भारत का पक्ष ये है कि महाराजा हरि सिंह ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय किया था। उसके बाद भी युद्ध चलता रहा। ये मामला यूएनओ में चला गया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के पास रह गया है, उसी को हम सब पीओके के नाम से जानते हैं और ये समस्या भारत के लिए एक लंबी समस्या रही है। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति आप जानते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समय एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा था। पाकिस्तान ने कबीलाई भेष में इस पर अपने आक्रमणकारी भेजे और फिर मजबूर होकर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया। इसके बाद एक और प्रांत या एक और देशी रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़। तो जूनागढ़ की अगर हम बात करेंगे तो जूनागढ़ रियासत गुजरात में थी और यहाँ का जो राजा था या यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका था या उसका मानना था कि उसको पाकिस्तान के साथ ही रहना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भारत ने इस विलय पर आपत्ति की
और वहाँ पर जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया। भारत का मानना था कि राजा यहाँ पे लोकप्रिय नहीं है और जबरन जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता है। तो जनमत संग्रह में वहाँ पे पूरी तरीके से, या कह सकते हैं कि बहुत ही भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया। बाद में जूनागढ़ का नवाब भाग करके पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ का विलय हुआ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जूनागढ़ का विलय किस तरह से हुआ था, तो आप बताएंगे जनमत संग्रह से। यानी जूनागढ़ भारतीय संघ का हिस्सा कैसे बना था, जनमत संग्रह से। इसकी भी लंबी कहानी है, किसी दिन चर्चा होगी इस पर, अगर अलग से कोई टॉपिक होगा विलय पत्र पर या विलय को लेकर के। तो जूनागढ़ का नवाब, जैसा कि मैंने बताया कि जिन्ना के साथ समझौता कर चुका था, पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन वहाँ की अधिकांश जनसंख्या भारत के साथ मिलने के पक्ष में थी और वहाँ पर बाद में भारत के हस्तक्षेप के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में वहाँ की अधिकांश जनसंख्या ने, अधिकांश का मतलब था कि लगभग संपूर्ण जनसंख्या ने, कुछ लोगों को छोड़ करके या कुछ आंकड़ों को या कुछ गिनतियाँ, मतलब कुछ हज़ार आंकड़े ऐसे थे जो शायद पाकिस्तान के पक्ष में थे, ज़्यादातर जो वहाँ की जनता थी वो भारत के ही पक्ष में थी। तो जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। एक स्थिति और थी हैदराबाद की। हैदराबाद की भी समस्या यहाँ पर यही थी कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो या तो हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने के पक्ष में था, या फिर उस समय जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उसकी लगातार वार्ता चल रही थी। तो हैदराबाद के निज़ाम ने भारतीय संघ में शामिल होने में बहुत सारी दिक्कतें पेश की, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटेन से भी सहायता मांगी कि हम सब आपके अधीन, आपके संप्रभुता के अधीन राज्य थे, आपने हमें बिल्कुल मदद नहीं की है। उसने रक्षा खरीद करने का भी प्रयास किया ताकि भारत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा सके। हैदराबाद में बाद में वहाँ के निज़ाम ने 1 वर्ष का यथास्थिति का समझौता कर लिया था। यथास्थिति का समझौता यह था कि अभी हम भारत में विलय नहीं करना चाहते हैं, तो 1 साल का हमें समय दिया जाए। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक रजाकार नामक एक संगठन या रजाकारों का एक समूह बना और पूरे हैदराबाद में एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफ़ी अत्याचार मचाए गए, क्योंकि वहाँ पे मामला ये था कि हैदराबाद को ऐसा लग रहा था कि यह जनमत संग्रह जूनागढ़ की तरह होता है, तो यहाँ के अधिकांश लोग यदि भारत के पक्ष में रहेंगे तो हमें भी भारत में मिलना ही पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर एक भय का माहौल बनाया जा रहा था रजाकारों के समूह द्वारा। रजाकार वहाँ के एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुस्लिम लड़ाके हुआ करते थे और काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे थी, काफ़ी अत्याचार हो रहा था। समाचार पत्रों के माध्यम से पटेल को ये खबरें मिलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के पक्ष में थे। नेहरू इस बात को लेकर के ज़्यादा सजग थे कि हमने 1 साल का यथास्थिति का समझौता किया है, लेकिन अंत में स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे फिर सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। इसको एक कूट नाम दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का मतलब था कि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा पोलो के ग्राउंड थे, तो इसको एक कूट नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार ये एक पुलिस कार्यवाही थी और यहाँ पर एक प्रकार से शक्ति द्वारा हस्तक्षेप करके रजाकारों के समूह को या रजाकारों पर आक्रमण किए गए, उनको दंडित किया गया और फिर हैदराबाद के निज़ाम ने बाध्य होकर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऑपरेशन पोलो को आमतौर पे एक पुलिस कार्यवाही ही माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको एक पुलिस कार्यवाही बताया था। तो ये जो 3 रियासतें थी मैंने संक्षिप्त में बताया है। इतिहास तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाएंगी, कभी इतिहास पढ़ेंगे तो उस पर बात होगी, या जब हम सब कभी आज़ादी के बाद का भारत पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि कैसे भारत के देसी रियासतों का एकीकरण हुआ है। तो देसी रियासतों के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी, इसके अलावा देसी रियासतें क्या थी, उनकी स्थिति कैसे स्वायत्त थी। संप्रभुता तो ब्रिटेन की थी लेकिन स्वायत्त थी। कौन सी 3 ऐसी देसी रियासतें थी जो तुरंत मिलने के लिए तैयार नहीं हुई, उनकी स्थिति क्या थी। हैदराबाद को सैन्य या पुलिस कार्यवाही द्वारा ऑपरेशन पोलो चला करके, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर की स्थिति मैंने आपको बताई। तो इस तरह से भारत का एक कठिन कार्य देसी रियासतों के एकीकरण का पूरा हुआ। भारतीय समूह में कुछ आंकड़ों के अनुसार 562 देसी रियासतें शामिल हुई, जिनमें से 3 ये थी और 559 आज़ादी के पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। और गाजर और लाठी का सिद्धांत भी आप ध्यान रखना कि यानी शक्ति या फिर समझौते के द्वारा, संधि के द्वारा, शांति के द्वारा। तो इस तरह से भारत की देसी रियासतों का एकीकरण पूरा हुआ। अब दूसरे चरण में हमें क्या पढ़ना है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है।
संघ शासित प्रदेशों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी जानना है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या मुद्दा था और उसको लेकर के क्या विवाद थे। इसको हम सब इसी वीडियो के तहत दूसरे चरण में पढ़ेंगे। तो देशी रियासतों के एकीकरण के बाद जो अगला मुद्दा है जो हमें पढ़ना है वो है जो हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, और साथ साथ इसमें हम जानेंगे कि हमारे आज के जो राज्य बने हैं वो किस आधार पर बने हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझना है, तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला काम आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद तक भारतीय देशी रियासतों का एकीकरण एक मुद्दा था, वो संपन्न हुआ। वो सब जब संपन्न हुआ तो देशी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय तो किया, लेकिन बहुत सारी शर्तों के साथ। उस समय चूंकि भारतीय संघ को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे संघ को बनाए रखने के लिए तमाम सारी देशी रियासतों की शर्तों को मान लिया गया। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो उस समय राज्यों की 4 श्रेणियां थी। उस समय हमारे राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? 4। और ये 4 श्रेणियों को हमारे संविधान में भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9 में जगह दी गई थी। भाग अगर आप देखेंगे तो भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। बाद में जब 7वां संशोधन 1956 हुआ तो 7 और 9 को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ 2 ही भाग बताए गए, एक श्रेणी ए यानी कि भाग 6 के तहत राज्य, और उसके बाद फिर संघ शासित प्रदेश। तो उस पर हम आगे डिस्कशन कर लेंगे या उसको आगे हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब भारत गणतंत्र बना या भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। इसमें पहली श्रेणी में वे राज्य आते थे जो राज्यों के गवर्नर के अधीन शासित होते थे। कुछ मैंने लिखे हैं, यानी पहली श्रेणी में वे राज्य आते थे जो राज्यों के गवर्नर के अधीन शासित होते थे, और वो राज्य में जैसे असम है, बिहार है, बम्बई है, उड़ीसा जिसको आप उड़ीसा आज कहते हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मद्रास है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य। यानी श्रेणी ए में वे राज्य आते थे जो अंग्रेजों के गवर्नरों के अधीन शासित होते थे। ये सीधे तौर पे हमको मिले, इन पर हमारी संप्रभुता थी। श्रेणी बी में वे राज्य शामिल हुए जो राज प्रमुखों द्वारा शामिल होते थे या शासित होते थे, राज प्रमुखों द्वारा शासित होते थे। राज प्रमुख मतलब जो आनुवंशिक राजा या राज प्रमुख जहाँ पर होते थे। इसमें जैसे हैदराबाद, कुछ हैं जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, त्रावणकोर, पेप्सू, ये सारी देशी रियासतें शामिल हुई। भाग एक अलग इनके लिए भाग बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि इन्होंने बहुत सारी अपनी शर्तें रखी थी, और ये सब इस भाग के तहत शामिल हुई। भाग सी में मुख्य आयुक्त के शासनाधीन प्रांत आते थे, यानी कि ऐसे प्रांत जिनका शासन मुख्य आयुक्त करता था, और साथ साथ इसमें अंडमान को छोड़ करके कुछ देशी रियासतें भी शामिल हुई थी। और भाग डी में आता था आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत शासित होता था और वो भाग डी में आता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ये विभाजन करने का उस समय कारण था, सबकी अपनी अपनी शर्तें थी। जैसे हैदराबाद, जम्मू, मैसूर और त्रावणकोर वो श्रेणी ए की तरह नहीं शासित होना चाहते थे, वो अपने लिए विशेषाधिकारों की मांग कर रहे थे, तो उनको श्रेणी बी में शामिल किया गया। श्रेणी सी में मुख्य आयुक्त के शासनाधीन प्रांत आए, उसके साथ साथ अंडमान को छोड़ करके कुछ अन्य क्षेत्र इसमें शामिल हुए। अंडमान निकोबार को श्रेणी डी में शामिल किया गया, और श्रेणी डी में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत शासित होता था, और इसके लिए बाकायदे भारतीय संविधान में भाग बनाए गए थे। इसमें भाग 6, भाग 7 और फिर यहाँ पर था भाग 8 और ये भाग 9। जैसे आप देखेंगे बाद में जैसे भाग 9 समाप्त कर दिया गया तो भाग 9 निरसित कर दिया गया। निरसित मतलब हटा दिया गया। तो जब हमारे यहाँ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उनको भाग 9 में रख दिया गया, क्योंकि भाग 9 निरसित हो चुका था, खाली हो चुका था। तो अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो आपको भाग 6 मिलेगा, भाग 8 मिलेंगे, भाग 7 नहीं मिलेगा। तो श्रेणी ए में भाग 6 के तहत राज्य रखे गए थे, श्रेणी बी में भाग 7 के तहत राज्य रखे गए थे, श्रेणी सी में भाग 8 के राज्य या भाग बना दिए गए थे। तो ए बी सी डी श्रेणियां थी और 4 भाग थे, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। अभी आगे जब आपको बताएंगे तो 7वां संशोधन, तो वहां पे और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 7वें संशोधन में हम बातें करेंगे। आज़ादी के समय, जैसा मैंने आपको बताया कि आज़ादी के समय और भारतीय संविधान बनने के बाद राज्यों की स्थिति क्या थी, 4 श्रेणियों में राज्य थे।
लेकिन आज़ादी के समय से ही एक बहुत ही विशेष मुद्दा हमारे यहाँ चर्चा में रहा, और वो था भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। ये मुद्दा क्या था और ये मुद्दा क्यों आगे आया, और साथ ही साथ इस मुद्दे ने भारतीय राज्यों के गठन को कैसे प्रभावित किया, इस पर हम सब अब चर्चा करते हैं। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग है, पहले हम उसके इतिहास पर चलते हैं। कांग्रेस ने आज़ादी के पहले कई बार इस बात को स्वीकार किया था कि वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को वरीयता देगी या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रांतीय जो एक प्रकार से प्रांतीय इकाइयाँ होती थी, वो भी भाषा के आधार पर गठित हुई थी। तो यहाँ पे जैसे दो चीज़ें हैं। 1917 में कांग्रेस ने, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब मैं कांग्रेस शब्द का प्रयोग करूं तो आप समझ लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की वकालत की थी। यानी कांग्रेस का ये मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन आज़ादी के बाद किया जाएगा, ये कांग्रेस ने कहा था। यहाँ तक कि एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, 1946 में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस ने भाषा के आधार पर गठन को अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगह दी थी। तो 46 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी। तो आज़ादी के पहले ये चीज़ क्लियर थी, या कांग्रेस भी इस बात को मानती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना भारत के लिए एक अच्छा कदम रहेगा, क्योंकि इससे हमारी विविधता को संरक्षण मिलेगा। अंग्रेजों ने इस तरह की किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा था। उन्होंने राज्यों का गठन अपनी सुविधा अनुसार किया था। जैसा उनका शासन बेहतर चल पाए, जैसे वो राष्ट्रीय शक्तियों को कुचल पाएँ, जैसे बंगाल विभाजन भी उन्होंने किया, तो उन्होंने कभी भाषा या संस्कृति या अन्य विविधताओं को कभी भी ध्यान से नहीं देखा, ना उस आधार पर राज्यों के गठन करने का प्रयास किया। इसके पहले एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि आज़ादी के पहले 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो चुका था। मधुसूदन दास एक बहुत बड़े नेता थे उड़ीसा के, मधुसूदन दास। तो ये भी उदाहरण आप याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अगर हम लेंगे तो 1936 में उड़ीसा राज्य बनाया गया था, और उड़ीसा राज्य के गठन में भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। और उस समय मधुसूदन दास ने इस चीज़ को लेकर के, या उड़ीसा के एक अलग प्रांत बनाए जाने को लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया था, या एक उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, और उसमें सफलता भी पाई थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है उसका इतिहास पुराना है, यानी वो आज़ादी के पहले ही कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। और कांग्रेस ने ये वादा भी किया था, अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को वरीयता देगी। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो विभाजन के कड़वे अनुभव, साथ ही साथ अन्य कई सारी समस्याएं, जैसे विभाजन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, विभाजन से हमारी राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में इस बात को लेकर के एक भय या डर बन गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। तो जो पहले से एक था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, वो कहीं ना कहीं अब एक संशय का माहौल बन गया। संशय का माहौल इसलिए बना क्योंकि विभाजन के कड़वे अनुभवों ने कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को शंका से देखने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को बाध्य कर दिया। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात पर ध्यान देने के लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए कि न किया जाए, आज़ादी के बाद एक धर आयोग का गठन किया। तो जो धर आयोग था 1948 में इसने अपनी सिफारिशें दी। तो धर आयोग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष एस.के. धर थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा धर आयोग। इसको एस.के. धर कमेटी या एस.के. धर आयोग भी आप कह सकते हैं। तो एस.के. धर इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो एस.के. धर को ये काम सौंपा गया कि आप इस बात की जांच करिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या न किया जाए। और धर आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि राज्यों के गठन में खास करके प्रशासनिक पहलू को देखा जाए, यानी कि धर आयोग को इस बात पर विचार करने के लिए गठित किया गया था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या उचित नहीं है।
तो धर आयोग ने भाषा के स्थान पर, ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि भाषा को आधार न बना करके, एक प्रकार से इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, जैसे प्रशासनिक पहलू को ध्यान रखा जाए, विकास संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। तो इनका मानना था कि भाषा के ऊपर प्रशासनिक सुधार, विकास आदि को वरीयता देते हुए राज्यों का गठन किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। इस आयोग की सिफारिशों से ऐसे तमाम सारे तत्वों को, ऐसे तमाम सारे आंदोलनों को एक बड़ा धक्का लगा जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के बहुत उत्साहित थे। अब जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई, इस आयोग की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद 1949 में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का जो 1949 का जयपुर एक सम्मेलन हुआ, जयपुर अधिवेशन हुआ, उस पर धर आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया कि धर आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उन पर विचार किया जाए, और यहीं पर एक कमेटी बनाई गई जिसको संक्षिप्त में JVP कमेटी के नाम से जाना जाता है। JVP कमेटी 1949, आप ध्यान रखना, एक है आपका धर आयोग और एक है आपका JVP कमेटी। इसको JVP क्यों कहते हैं, यहाँ पर J का तात्पर्य क्या है, जवाहरलाल नेहरू, V यानी कि वल्लभ भाई पटेल, और P का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। आप लिख लेंगे इस चीज़ को, ध्यान रखेंगे कि JVP कमेटी, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में धर आयोग की सिफारिशों पर चर्चा हुई, बात हुई, और उसके बाद इसी पहलू पर विचार करने के लिए 3 सदस्यों की या 3 वरिष्ठ सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसको हम सब संक्षिप्त में JVP कमेटी के नाम से जानते हैं। तो JVP में J क्या है, जवाहरलाल नेहरू, V यानी कि वल्लभ भाई पटेल, और P यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। तो JVP कमेटी दूसरी कमेटी थी, या दूसरा ऐसा प्रमुख जो है कमेटी आयोग था जिसने इस बात पर विचार किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या ना किया जाए। JVP कमेटी ने भी इस बात को एक मत से मान लिया, या इसके तीनों सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, इसलिए हमें राज्यों के गठन में प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक पहलू, राष्ट्र की एकता, विकास आदि जैसे तत्वों को वरीयता देनी होगी। हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को एक प्रकार से इग्नोर करें या उस काम को न करें। अब यहाँ पर जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई, इसी समय तेलुगु भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य की मांग को लेकर के आंध्र प्रदेश के एक बड़े नेता, एक बड़े गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। तो भाषा के आधार पर जब राज्यों के गठन का विरोध किया गया तो पूरे भारत में जो ऐसे तत्व थे, ऐसे लोग थे या ऐसे समूह थे जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के उत्साहित थे, उनको धक्का लगा। उसके बाद एक मामला बहुत बिगड़ गया जब पोट्टी श्रीरामुलु, इनका नाम आपने सुना होगा, पोट्टी श्रीरामुलु एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे और गांधी जी के आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया था। ये कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। इनका मानना था कि तेलुगु भाषा को आधार बनाते हुए एक पृथक राज्य का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय एक राज्य मद्रास हुआ करता था और बाद में एक मैसूर बना था। तो मद्रास राज्य में आज का तेलुगु भाषी राज्य या तेलुगु भाषी क्षेत्र भी आता था। पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषा वालों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर के काफ़ी गंभीर थे। तो ये गांधीवादी नेता थे और कांग्रेस के ही नेता थे और ये आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए तो शुरुआती दिनों में इनकी मांग पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी इस बात पर अड़े हुए थे कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, हम प्रशासनिक सुविधा, विकास आदि पहलुओं को वरीयता देंगे, हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज़ादी के पहले कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया था, तो बहुत सारे लोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के बहुत ही उत्सुक थे। तो पोट्टी श्रीरामुलु की भाषा के आधार पर जो राज्य के गठन की मांग थी, उस मांग को लेकर के उन्होंने जो आमरण अनशन किया, तो
तो आमरण अनशन करते हुए माना जाता है कि 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद या 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये बातें दिसंबर 1952 की हैं। जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई तो पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा धक्का लगा तमाम सारे कांग्रेसी नेताओं को, और ये कोई नॉर्मल या बहुत ही साधारण मामला नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला था। तो फिर उसी समय सरकार ने निर्णय लिया, आनन फानन निर्णय लिया गया और उन्होंने घोषणा की कि हम भाषा के आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। तो जैसे आपके एग्जाम में आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वहाँ पे प्रश्न होता है कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने का निर्णय लिया गया। 53 में आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा भी हो गई। अब यहाँ पर जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो पूरे भारत में ऐसे तत्व और सक्रिय हो गए या उनको उत्साह मिला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि शुरुआती समय में सभी नेताओं का मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से भारत की एकता अखंडता कमजोर होगी, किंतु वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के बाद भारत की एकता, राष्ट्रीय अखंडता पर बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि वो मजबूत हुई है। कुछ एक मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए, हिंदी भाषी दक्षिण भारतीय और हिंदी भाषियों के बीच विवाद या कहीं पर छुटपुट ऐसे विवाद अगर देखे जाएँ तो वो अलग बात है, नहीं तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से भारत ज़्यादा बेहतर स्थिति में आया है। लेकिन उस समय ये मांग को लेकर के सभी लोग बहुत शंका में थे कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होगी, फिर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, भाषावाद को बढ़ावा मिलेगा, भारत की एकता अखंडता प्रभावित होगी। लेकिन फिर भी जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई तो वो सारे मुद्दे पीछे चले गए। अब इसके बाद सरकार ने राज्यों के गठन को लेकर के एक पुनर्गठन आयोग या एक राज्य पुनर्गठन आयोग ही बना दिया। तो जब आंध्र प्रदेश का मामला आया तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसलिए बनाया गया कि वो भारतीय राज्यों के गठन को लेकर के उसे रिपोर्ट देनी थी। यानी 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई और इसको ये काम सौंपा गया कि आपको भारत में राज्यों के गठन को लेकर के अपनी सिफारिश को देना है। कुछ लोग इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, और इसके अलावा इसमें 2 सदस्य भी थे। एक थे के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन कर दिया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग को यह काम सौंपा गया कि आपको भारत में राज्यों के गठन संबंधी सिफारिशें देनी हैं। और इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति या न्यायाधीश फजल अली, इसके अलावा के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। और इसको मुख्य रूप से यही सिफारिशें देनी थी कि हमें कैसे राज्यों का गठन करना चाहिए। उसके बाद फिर इस आयोग की सिफारिश को आधार मानते ही या आधार मान करके ही 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था। आपको ध्यान में रखना है, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। 1955 में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन सिफारिशों में इसने राज्यों के गठन को लेकर के कई सारे मानक बताए, उन मानकों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। और 7वें संशोधन 1956 द्वारा इसकी कुछ सिफारिशों को कुछ बहुत अंतरों के साथ स्वीकार कर लिया गया। और 7वें संशोधन 1956 द्वारा ही जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, यानी ए, बी, सी और डी, इनको समाप्त कर दिया गया। यानी 7वां जो संशोधन भारतीय संविधान में हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ए, बी, सी और डी। तो जो ए, बी, सी, डी राज्यों की श्रेणियां थी उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 7वें संशोधन द्वारा ये कहा गया कि हम 2 प्रकार के जो है क्षेत्र या 2 प्रकार के स्थितियां हमारे क्षेत्रों की रहेंगी। एक वे जो राज्य होंगे और एक वे जो संघ शासित प्रदेश होंगे। और 7वें संशोधन 1956 की सिफारिशों के बाद 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था।
तो ये पूरा एक आप इतिहास जोड़ेंगे कि कैसे राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू उसके अन्य सदस्य थे। इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर ही 7वां संशोधन 1956 पारित किया गया और इस संशोधन के द्वारा सबसे पहला काम क्या किया गया? राज्यों की जो ABCD कैटेगरी थी उनका समापन कर दिया गया। कई देशी राज्यों ने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि हमको संविधान में जगह दी गई थी, हमारे विशेषाधिकारों को संविधान के द्वारा मान्य किया गया था। तो उनको बताया गया कि जिस तरह से संविधान में आपके विशेषाधिकारों को मान्य किया गया था उसी तरीके से संशोधन के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया है। तो 4 कैटेगरी के स्थान पर सिर्फ 2 कैटेगरी बची, एक कौन? जो राज्य होंगे और एक जो संघ शासित प्रदेश होंगे। और उस समय 14 प्रांतों का गठन किया गया और 14 के बाद 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। एक चीज़ इसमें और आप जोड़ लीजिए, जैसे आप कभी कोई मुख्य परीक्षा या लिखेंगे कहीं पर तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। खास करके जो लोग मुख्य परीक्षा देंगे तो इन चीज़ों को जरूर पॉइंट कर लेंगे। तो इतना तो आप जान गए हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का इतिहास क्या था। आज़ादी के बाद धर आयोग, JVP कमेटी और उसके बाद फिर पोट्टी श्री रामुल्लू वाला मामला आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग मैंने आपको बताया कि 53 में गठित हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 55 में। अध्यक्ष याद रखना है, दोनों सदस्य याद रखने हैं। और इसी की सिफारिशों को मानते हुए 7वें संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की ABCD श्रेणियों को समाप्त करके सीधे सीधे 2 श्रेणियां बना दी गई, एक वे जो संघ शासित प्रदेश हैं और एक वे जो राज्य हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो इसी संशोधन के द्वारा भाग 7 और भाग 9 को निरसित कर दिया गया था। निरसित मतलब हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। बाद में जब पंचायतें बनाई गई तो पंचायतों को भाग 9 में आरोपित कर दिया गया या भाग 9 में डाल दिया गया। तो पंचायतें भाग 9 में हैं, 7 को अभी भी निरसित ही माना जाता है। तो इस तरह से 2 श्रेणियां बन गई। 7वां संशोधन इसी से आप जोड़ लेंगे, यानी इसी पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही कौन सा संशोधन हुआ था? 7वां संशोधन 1956 हुआ था। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप देख लेंगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश दी थी उस सिफारिश में उसने कहा था कि राज्यों के गठन के 4 आधार होने चाहिए। 4 आधार में उसने इस चीज़ को मानना था कि भाषाई और सांस्कृतिक एकता को वरीयता देनी चाहिए या भाषाई और सांस्कृतिक एकता किसी राज्य के गठन का एक पहलू होना चाहिए। यानी जो मामला था भाषा के आधार पर उसने इस बात को माना। तो पहली चीज़ इसमें क्या मानी गई कि भाषाई और सांस्कृतिक एकता। दूसरा इसमें माना गया कि इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी वरीयता देनी होगी। यानी राज्यों के गठन में या राज्यों का जब गठन किया जाए तो भाषाई और सांस्कृतिक एकता के साथ साथ राज्य की एकता अखंडता को भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा तीसरी चीज़ इसमें मानी गई थी कि वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवहारिकता को भी परखा जाए। यानी कि उस राज्य के गठन को लेकर के वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवहार्यता क्या है। वित्तीय मामले में, प्रशासनिक मामले में, आर्थिक मामले में राज्य व्यवहारिक होना चाहिए, अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ उसमें और कहा गया कि किसी भी राज्य का गठन करते समय इस बात की भी परख की जाए कि वहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन कितना सफलतापूर्वक हो सकता है। तो फजल अली आयोग जो था या राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने राज्यों के गठन के 4 आधार बताए थे। एक भाषाई और सांस्कृतिक एकता, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, एक वित्तीय, प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवहारिकता और एक पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन। इन 4 आधारों पर ही उसने राज्यों के गठन की सिफारिश दी थी। उसकी सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ माना गया और 7वें संशोधन 1956 द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से हमारा भाषा के आधार पर राज्यों का मुद्दा यहाँ पे निपटाया गया। तो 1956 में 14 राज्यों के गठन के बाद भारत में फिर राज्यों की मांग कई न कई आधार पर चलती रही, जिसमें भाषा, क्षेत्र, खास करके भाषा का भी मुद्दा रहा, क्षेत्र का भी मुद्दा रहा। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर हमारे राज्य समय समय पर बनते रहे हैं। उनकी यात्रा को भी हम सब समझ लेते हैं कि वो राज्य कैसे बने हैं। जैसे सबसे पहले 1960 में, ध्यान से आप देखेंगे इस चीज़ को, 1960 में एक मुंबई पुनर्गठन अधिनियम आया। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम आने का कारण क्या था कि वहाँ पे मराठी और गुजराती भाषियों के बीच में लगातार इस बात को लेकर के विवाद था कि हम साथ कैसे रह सकते हैं। वो भी अपने पृथक राज्य की मांग कर रहे थे। 1960 के पहले मुंबई पूरा एक प्रांत हुआ करता था जिसमें आज का गुजरात और पूरा महाराष्ट्र का हिस्सा आया करता था। 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और गुजराती भाषी क्षेत्रों को गुजरात
और मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। और ये काम हुआ, यानी गठन की अगर डेट पूछेगा तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का अस्तित्व आया, महाराष्ट्र का एक अलग अस्तित्व आया। बम्बई का पुनर्गठन किया गया, बम्बई को फिर से गठित किया गया। तो इधर अधिनियम है और गठन की डेट उधर है। अधिनियम और गठन की डेट दोनों मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे। कई बार जब आपसे एग्जाम में आता है 4 राज्य दे देता है, पूछता है इनके गठन का क्रम बताइए, तो गठन का क्रम भी ध्यान रखना है, पुनर्गठन अधिनियम भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। तो यानी 14 राज्य के बाद जो अन्य राज्य बने, पहले 14 थे, बम्बई उन 14 राज्यों में शामिल था। तो जब पहली बार विभाजन हुआ 14 के बाद, तो वो बम्बई का हुआ, या उसको मुंबई, यहाँ पे बम्बई ही कर लीजिए, मुंबई लिखा हुआ है क्योंकि उस समय उसका नाम बम्बई ही हुआ करता था। तो बम्बई राज्य में जब गुजराती भाषी और मराठी भाषियों के बीच में विवाद बढ़े, राज्य की मांग हुई, तो वहाँ पर गुजराती भाषियों को गुजरात राज्य और मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र राज्य का अस्तित्व बनाया गया या उसका गठन कर दिया गया। उसके बाद फिर नागालैंड में आप जानते हैं, अगर अब आज़ादी के बाद का भारत पढ़ेंगे तो आज़ादी के बाद भारत में सबसे प्रबल विद्रोह नागा विद्रोह हुआ था। यह नागा लोग अपनी अस्मिता को लेकर के बहुत ही आक्रामक थे। उनका मानना था कि उनका अपना एक पृथक देश होना चाहिए, जिसमें वो भारत के काफ़ी हिस्से को और साथ ही साथ म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर उनका निवास था। तो वो अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। लंबी वार्ताओं के बाद, खास करके जयप्रकाश नारायण की मध्यस्थता के बाद में उनके लिए एक अलग राज्य देने की बात को स्वीकार किया गया। अलग देश देने की बात को तो नहीं स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन ये कहा गया कि हम आपके लिए एक पृथक राज्य बनाएंगे। तो नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम 1962 में आया और उसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आ गया। यानी नागालैंड राज्य अस्तित्व में कब आया है? 63 में। 1 दिसंबर 1963 उसके गठन की आधिकारिक डेट है। लेकिन नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 62 में। तो नागालैंड, जैसे नागा लोग अपने लिए एक पृथक देश की मांग कर रहे थे, आज भी आप देखते हैं कि तमाम वहाँ पे समूह हैं जिनके साथ भारत सरकार लगातार शांति वार्ता करती रहती है। इसके बाद फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हरियाणा राज्य को बनाया गया। हिंदी भाषी राज्य की जो मांग हो रही थी, तो हिंदी भाषी राज्य हरियाणा को पंजाब का पुनर्गठन करके अलग कर दिया गया। चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बना करके दोनों की राजधानी मान लिया गया। हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन 1971 में, यानी हिमाचल के गठन की जो डेट है वो 1971 है। इसके लिए भी एक पुनर्गठन अधिनियम आया था 71 में, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। यानी क्रम से अगर चलेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद फिर नागालैंड, फिर हरियाणा और उसके बाद फिर हिमाचल। इसके बाद एक अधिनियम आया था जिसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम। पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971 आया था और इसके तहत 3 राज्यों की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है मेघालय, एक है मणिपुर और एक है त्रिपुरा। तो इसको जरूर आपको ध्यान में रखना होगा कि पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा 3 राज्यों की स्थापना की गई। ये काम हुआ 1972 में, और 21 जनवरी 1972 को 3 अलग अलग राज्य, एक मेघालय, एक मणिपुर और एक त्रिपुरा का गठन किया गया। उसके बाद एक हमारा है सिक्किम। तो यदि हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम आज़ादी के बाद भारत का एक संरक्षित राज्य था। यानी ये भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, ये संरक्षित राज्य था। और यहाँ पे चोग्याल वंश राजाओं का शासन हुआ करता था, या चोग्याल वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन 70 के बाद धीरे धीरे सिक्किम की जनता का पक्ष इस बात को लेकर के था कि हम भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, और अंत में निर्णय ये हुआ कि हम भारतीय संघ में ही शामिल हो जाएंगे। संरक्षित राज्य की स्थिति से भारत का राज्य बनना ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए 2 संशोधन भारतीय संविधान में हुए। एक 35वां संशोधन 1974 हुआ। 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद फिर 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया और भारतीय संघ में शामिल हो गया। उसके बाद फिर मिजोरम और अरुणाचल पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। उसके बाद गोवा की बात आती है, तो गोवा से दमन और दीव को अलग करके गोवा को एक राज्य 30 मई 1987 को। तो गोवा को आप ध्यान रखेंगे, गोवा 30 मई 1987 को राज्य बना है। तो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ अगला राज्य आपका है क्रम में। तो छत्तीसगढ़ राज्य आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को, या मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है।
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को काट करके या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी सुदूर पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तरांचल नाम से 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था और बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के हिस्सों को विभाजित करके बिहार का पुनर्गठन करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से पृथक कर दिया गया है। तो इस तरह से भारत के राज्यों का पुनर्गठन कंप्लीट हुआ है। 2 परिवर्तन अभी हाल ही में और आए हैं। एक परिवर्तन ये आया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा था वो समाप्त करते हुए उसे 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। वो करंट अफेयर्स में हम सब पढ़ लेंगे। उसमें एक जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपका विधानसभा वाला संघ शासित प्रदेश होगा, लद्दाख बिना विधानसभा का संघ शासित प्रदेश होगा। एक परिवर्तन और आया है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया है। प्रशासनिक एकता आदि को देखते हुए, दोनों की निकटता को देखते हुए दोनों का विलय कर दिया गया है। तो संघ शासित प्रदेशों की स्थितियां भी बदली हैं। जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पहले 7 हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद ये 9 हो गई थी। फिर दादरा नगर हवेली दमन दीव का विलय हो गया तो ये फिर से 8 पे आ गई है और राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं हम सब, थोड़ी सी बची हुई है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 के बाद बहुत सारे हिस्से भारत में शामिल हुए हैं। जैसे एक अभी आपने सिक्किम जाना कि सिक्किम एक संरक्षित राज्य था, 34वें और 35वें संशोधन द्वारा क्रमशः वो भारतीय संघ का हिस्सा बना है। इसके बाद फिर एक पांडिचेरी का पूरा हिस्सा है और इसके साथ साथ एक गोवा एवं दमन दीव दादरा नगर हवेली का हिस्सा है। तो इस पे एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में फ्रांसीसी क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो भारत में जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे, आज़ादी के बाद ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जो फ्रांस के कब्जे में थे? तो फ्रांस के कब्जे में कुछ बस्तियां थी। जैसे एक बस्ती हमारी थी चंद्रनगर, एक थी माहे, एक थी कराईकल, एक है यनम और एक है जिसको हम सब कहते हैं पुडुचेरी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे बन सकता है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे, वो आज़ाद नहीं हुए थे। इसमें से एक था चंद्रनगर, एक था माहे, कराईकल, यनम और पुडुचेरी, या जिसको आप पांडिचेरी कहते थे। तो चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम और पुडुचेरी ये फ्रांसीसी क्षेत्र हुआ करते थे। इनमें से चंद्रनगर बंगाल में पड़ता था। चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप दिया था और सौंपने के बाद संधि वार्ता के पश्चात जब चंद्रनगर हमको मिला तो हमने उसको बंगाल के साथ ही या पश्चिम बंगाल के साथ उसका विलय कर दिया। लेकिन 1954 में ये 4 क्षेत्र यानी माहे, कराईकल, यनम और पुडुचेरी ये भारतीय संघ को फ्रांस द्वारा हस्तगत किए गए या कह सकते हैं कि स्थानांतरित किए गए। तो जब हमने फ्रांस से इन क्षेत्रों को लिया तो सांस्कृतिक विविधता आदि को ध्यान में रखते हुए इन चारों बस्तियों को मिला करके ही एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था जिसका नाम था पांडिचेरी, जिसको अब हम कहते हैं पुडुचेरी। इनमें से ये इसलिए एक अलग प्रकार का संघ शासित प्रदेश है कि इसके जो हिस्से हैं वो अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। जैसे माहे केरल में है और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर पड़ते हैं। यानी कि ये संघ शासित प्रदेश 3 अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। माहे जिला केरल में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में आते हैं, यनम आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन इसकी सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने या भारत द्वारा ये निर्णय लिया गया, संसद द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा देंगे। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार से हमारा क्षेत्र है जो बाद में आज़ाद हुआ या जो बाद में हमको मिला 15 अगस्त के बाद। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली तो बचा हुआ हमारा लास्ट में जो है वो गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली है। तो गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की अगर हम बात करेंगे तो ये पुर्तगाली उपनिवेश थे। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले विदेशी थे और सबसे अंत में यही गए भारत से। तो पुर्तगालियों ने एक काम किया था कि 1954 में उन्होंने दादरा नगर हवेली
को भारत को सौंप दिया था या भारत को सौंपने का निर्णय लिया था, लेकिन वो गोवा दमन दीव को सौंपना नहीं चाहते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि गोवा एक तटीय राज्य था और ऐसी स्थिति में उनके पास हवाई सीमा और जलीय सीमा दोनों थी, वो किसी भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते थे। किंतु दमन दीव क्षेत्रीय था, तो उनका मानना था कि वो यहाँ पर या वो एक प्रकार से गोवा को स्वतंत्र करना नहीं चाहते थे। अंत में काफ़ी बातों के बाद भी जब मामला नहीं बना तो भारत ने सैन्य कार्यवाही के द्वारा गोवा और दमन दीव को स्वतंत्र कराया। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने वहाँ पे सैन्य कार्यवाही की और सैन्य कार्यवाही के द्वारा उसने गोवा और दमन दीव को स्वतंत्र कराया। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, अब तो इन दोनों का विलय कर दिया गया है, नहीं तो दोनों पहले पृथक पृथक संघ शासित प्रदेश थे। गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1987 में, अभी आपने पढ़ा। तो गोवा और दमन दीव को हमें सैनिक कार्यवाही के द्वारा स्वतंत्र कराना पड़ा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना द्वारा वहाँ पे कार्यवाही करनी पड़ी। दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों ने पहले ही स्वतंत्र कर दिया था। तो जो आज का भारत का नक्शा है या मैप है वो इन चीज़ों से पूर्ण होता है। पांडिचेरी कैसे भारत को मिला, चंद्रनगर कैसे मिला, दादरा नगर हवेली कैसे मिला, गोवा दमन दीव को हमें सैनिक कार्यवाही के द्वारा जिसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, तो 19 दिसंबर 1961 को हमने भारत के तहत उसको शामिल किया। बाद में पहले उसे संघ शासित प्रदेश, बाद में उसे गोवा को दमन दीव से अलग करके उसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से भारत का पुनर्गठन 1961 में 19 दिसंबर 1961 को पूरा हुआ है। यानी कि पांडिचेरी, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और जो चंद्रनगर के हिस्से हैं ये आज़ादी के बाद स्वतंत्र हुए हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ, देशी रियासतों का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन कैसे कंप्लीट हुआ है।